नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मैं जानता हूं कि विवाह शादियों की सीजन है और विवाह शादियों में कई सारे विद्यार्थी जाते हैं इधर उधर। देखो, कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ये धारणा बना लेते हैं कि हाँ, हमें नहीं जाना है, हमें पढ़ना ही है। अच्छी बात भी है। जब हम भी बेरोजगार थे तब यही सोच रखते थे और कि जब तक नहीं लगते तब तक धूनी तापनी है, और ये सोच भी होती है। लेकिन कईयों की ऐसी भी होती है कि अभी तो एग्जाम दूर है, कम हो ब्याह तो करा था, घरवाला भी क्या है परीक्षा ही कोनी है, हम तो आ जाए शादी में, तो चले भी जाते हैं। चलिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन ऐसे में मान लीजिए अभी नियमितता नहीं भी है तो उन विद्यार्थियों को बाद में जो है ये क्लासें नियमित लगा के देख लेनी है, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि एक विस्तृत तरीके से अपन एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आज इस क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो स्पेशली अपन पढ़ेंगे वो राणा सांगा, यानी कि प्रश्न जो जहां से बनेगा आपके वो बनेगा राणा सांगा से रिलेटेड, है ना। तो स्पेशली अपन को जो आज पढ़नी है वो राणा सांगा है। लेकिन राणा सांगा से पहले एक स्लाइड अपन रायमल के बारे में भी पढ़ेंगे, जो इनके पिताजी रहे। अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने गोहिल पढ़ा है, ठीक है। और आज राणा सांगा पढ़ रहे हैं, कल महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। तो नियमित रहना। आज राणा सांगा कैसे शासक बने और इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा, बयाना का युद्ध लड़ा, क्या चीजें रही है वो स्टोरी के माध्यम से आपको बता दूंगा। मजा आने वाला है डेफिनेटली। तो चलिए करिए सबसे पहला काम, वो मोबाइल है नहीं और सीधे यूं कर दो आडो और फुल स्क्रीन करो, ठीक है। उसके बाद में सुनो मुझे अच्छी तरीके से, आपको चीजें याद हो जाएगी। करें शुरू? चलिए शुरू करते हैं। आओ भाई, अब यूं पहला अपा पढ़ चुकिया। देखो, बापा रावलू शुरू करिया है। बापा रावलू शुरू करता करता मुख्य शासक बीच में रतन सिंह पढ़ियो है। रतन सिंह ने बाद में राणा हमीर पढ़ियो है, ठीक है। इन पहला भी जैत्र सिंह वगैरह सब पढ़िया था। के बाद में हमीर पढ़ियो है। हमीर बाद में मुख्य शासक लाखा पढ़ियो है। लाखर बाद में मोकल कुंभा, ठीक है। ऐसा पढ़ चुके आप। अब अपा आएगा हाँ पढ़ता पढ़ता कटे राणा रायमल। राणा रायमल रे बाद में अपन पढ़नो है राणा सांगा, यानी कि नाम तो हो संग्राम सिंह। अब देखो, इतनी मैं जो भाषा बोली है ना, इतनी मैंने जो बोली है अभी तक, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्वी राजस्थान वाले उन्हें समझ में नहीं आए या हड़ौती वाले समझ में नहीं आए। लेकिन देखो, आज को भाषा बोली है नहीं, इम मतलब आनंद कितो आवे, इनमें आत्मीयता कितनी है, इम प्रेम कितो है, मतलब हिवड़ियों हेत आवे है कि कोनी। तो ये देखो, इतिहास में जब तक आ भाषा प्रयोग कौन वे, जब तक मजो भी कौन आवे। तो बीच बीच में अपा इन मारवाड़ी भाषा रो भी लुप्त उठावा और इन क्लास रो भी लुप्त उठावा, ठीक है। चलिए, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ना है अपन को राणा रायमल। देखो, इन सभी शासकों के आगे राणा तो लगेगा ही, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया रावल और राणा, समझ लिया इस चीज को। जिन्होंने कंटिन्यू क्लास लगाई है वक्त, उन्हें यह समझना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है उनके लिए कि राणा और रावल में क्या अंतर था, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों का कंसेप्ट क्लियर किया है अपनी इन्हीं क्लासेस के माध्यम से। देखो, राणा रायमल जो है किसके पुत्र थे? कुंभा के पुत्र थे। पढ़ा अपन ने, फिर श्रृंगार देवी से देखो विवाह करवाया था, याद आया ना। अवल बवल की संधि के उसके जस्ट बाद में अपन ने इस तरफ स्लाइड पे पढ़ा था, बहुत अच्छी तरीके से याद आ जाएगा यदि कल की क्लास देखी है। तो कुंभा का जो पुत्र उदा था, और उदा ने काम कैसे किए थे? उन्हें ही काम किए थे। पिता की हत्या की थी, पितृहंता शासक कहलाया था। फिर इसके बाद में, इसके जस्ट बाद में शासक कौन बनता है? इसके बाद में बनता है रायमल, ठीक है। रायमल के कुछ कार्य आपको याद रखने हैं, जैसे कि चित्तौड़ में अद्भुत जी मंदिर का निर्माण करवाया, राम शंकर और समया संकट तालाब का या जलाशय का निर्माण करवाया। मेरी मानो तो इसमें इंपॉर्टेंट लगा देना, कारण क्या है? एग्जामिनर यदि नए प्रश्न ढूंढेगा ना कि आप प्रश्न कहां से बनाए, सारे कॉमन हो गए, तो थोड़ी सी एक नया प्रश्न बने, और ऐसा प्रश्न जो कम बना हो, ऐसा नहीं कि कभी बना ही नहीं किसी एग्जाम में, ऐसा प्रश्न जो कम बना हो वो ये है। तो इसमें आपको रायमल ध्यान रखना है। 3 तालाबों के नाम पूछ लेना। राम शंकर और समया संकट तालाब का निर्माण वो रायमल ने करवाया है। अब इसके 3 पुत्र, वैसे तो इसके 11 रानियां और 14 पुत्र पुत्रियां थे, लेकिन अपने इतनी क्या है निजी जीवन में इतना दखल नहीं देना चाहिए। राजा महाराजा थे, रख सकते थे, अपनी कैपेसिटी नहीं, अपन रख भी नहीं सकते और रखनी चाहिए भी नहीं आज की तारीख में, क्योंकि जूत उड़ता टाइम कौन करे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनके जितनी भी रही होगी रानियां, अपने को मतलब नहीं है। अपने को 3 पुत्रों का इतिहास जो है वो ध्यान में रखना है। उनमें से देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया, राणा सांगा और जयमल। अब ये जयमल जो है इन दोनों से, ये राणा सांगा जो है इस जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया दोनों से छोटा था। पृथ्वीराज सिसोदिया ये सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है।
सबसे बड़ा था और योग्य भी था, ऐसा नहीं है कि योग्य नहीं, बहुत युद्ध कौशल में निपुण था, होशियार भी था, सब कुछ था, लेकिन इसके संयोग नहीं था राजा बनने का, इसके जोग नहीं लिखा हुआ था, है ना। और जयमल और योग्य कौन हो, जयमल तो योग्य था ही नहीं। एक इनका चाचा सारंगदेव, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, चाचा सारंगदेव, ये भी कहीं ना कहीं शासक बनना चाहता था, ये बनना चाहता था, ये बनना चाहता था, ये बनना चाहता था, सबसे बड़ा। और पृथ्वीराज सिसोदिया योग्य भी था, ठीक है। और देखो पृथ्वीराज, आपने जो नए नए विद्यार्थी होंगे ना, ये पशु परिचर वाली भर्ती में नए विद्यार्थी ज्यादा आएंगे, इनको सबको एक ही पृथ्वीराज ध्यान में रहता है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, की दिक्कत नहीं है, पृथ्वीराज गणाहा इतिहास में पृथ्वीराज थान सिसोदिया भी पढ़नो है, थान चौहान भी पढ़नो है, थान राठौड़ भी पढ़नो है, ठीक है। पृथ्वीराज और भी है, चौहाना में भी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इस तरीके पढ़ना पड़े। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप नियमित रहोगे और जीजीडीएंस का टैग प्राप्त कर लोगे तो आप इन सभी चीजों से वाकिफ हो जाओगे, ठीक है। अभी अपने ध्यान देना है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते थे। जितना आप बढ़िया तरीके से स्टोरी सुनोगे, शांत चित्त होकर सुनो, एकदम बढ़िया, जो कोई कथावाचक आया है, कथा बाच रिया है और आ थाने कामरी कथा है, ठीक है, तो बिल्कुल आराम नेचे सुनो। और जो जो नया जुड़िया होनी बेबी मोबाइल आडी स्क्रीन कर दो, फुल स्क्रीन कर देखो, बढ़िया आराम, ठीक। ज्यादा पंचायती नहीं करनी है, पर चैट बॉक्स में पंचायतियां करनी कौन के मिले, पंचायती करने हो की नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, पृथ्वीराज सिसोदिया, सांगा जयमल और सारंगदेव, अब ये चारों ही शासक बनना चाहते थे। दुर्भाग्यवश रायमल जो थे, राणा रायमल, वो अपने जीवन काल में इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई राजकुमार कौन बनेगा या अगला शासक कौन बनेगा। तो दिखती बात है कि उत्तराधिकारी संघर्ष का भाई सिचुएशन बन गई, कंडीशन बन गई, तो वही चीजें जो थी उत्तराधिकार संघर्ष की हो गई बातें। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब इस दरमियान दो तीन स्टोरी साथ में चलेगी, है ना। इसको मैं वैसे कह दूंगा जैसे कि पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल की स्टोरी एक चलेगी, ठीक है, राव सुल्तान से संबंधित है, जो टोडा के शासक थे। पहले वो वाली बता देता हूं, देखो टोडा के शासक थे राव सुल्तान। राव सुल्तान की एक बहुत सुंदर बेटी थी जिनका नाम था ताराबाई, ठीक है, ताराबाई। अब मालवा के सुल्तान ने टोडा पर आक्रमण करके टोडा को जीत लिया, ठीक है, टोडा टोंक के वजह को वही है, टोडा को जीत लिया। राव सुल्तान जो है उनके हाथ से अपना शासन निकल गया और राव सुल्तान आके मेवाड़ में आके उन्होंने एक चीज जो है इनके सामने रखी, इनके समक्ष रखी, वो ये है कि भैया जो भी टोडा, क्योंकि ये ताराबाई थी ना, मतलब क्या कि अद्वितीय सुंदरी थी, बहुत सुंदर, जो इसका दीदार कर ले वो इससे विवाह करने के लिए तत्पर हो जाए, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। तो बहुत सुंदर थी, इसने कहा कि मैं अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह उस व्यक्ति से कर दूंगा जो मुझे टोडा पुनः जीत कर देगा, वापस जीत कर देगा, उस व्यक्ति से कर दूंगा, ठीक है, ये कहा। अब जयमल जी को है, जयमल जीतने मतलब टोडा जीतने रो तो प्रयास करियो कौन के, हाँ टोडा जीत रो जो कहो है वादो निभा दे, ताराबाई विवाह कर दी। लेकिन जयमल जो है ताराबाई का दीदार कर चुका था, देख चुका था और आसक्त हो गया पूरी तरीके से कि ब्याह करूं, ताराबाई करूं, काल करूं को नहीं आज ही करूं, यूं तत्पर हो कि अभी के अब करना ही है। और ऐसे करके और ये इनके खेमे में चला गया, राव सुल्तान से जाके भिड़ गया और कहता है कि मैं तो ताराबाई से विवाह करूंगा, और कहते हैं कि अशिष्टता का प्रदर्शन किया, भाई जोर जबरदस्ती ब्याह करने की कोशिश नाते आई गो। और ये राव सुल्तान से सहन नहीं हुआ और उसने जयमल को जो है वहीं पे खत्म कर दिया था। ये स्टोरी आएगी, ये चीज ध्यान में रखना है, लेकिन उससे पहले अपन यहाँ पे वापस आएंगे, ठीक है, कि इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष कैसे चला। फिर बाद में जो है पृथ्वीराज सिसोदिया वो टोडा टोंक को इसको जीत के वापस इनको दे देते हैं राव सुल्तान को, और इसके बाद में जो है इनका विवाह ताराबाई से हो जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की बात है, ठीक है। तो ये तो एक साइड में स्टोरी, साथ में ध्यान रखना कि ताराबाई से विवाह कैसे हुआ था। ये तारागढ़ का नाम इन्हीं ताराबाई के नाम पे था, ठीक है। अब वापस आते हैं अपन इस उत्तराधिकारी संघर्ष। इसमें क्या हुआ देखो, अब रायमल जी तो चल दिए और उसके बाद में भाई स्थितियां यहाँ ऐसी होगी, कौन राजा बनेगा। तो इन्होंने क्या है कि यहाँ का पास का एक ज्योतिष था, सारंगदेव ने भाई सुझाव दिया, आसपास के सामंतों ने और व्यक्तियों ने कहा
कि मतलब ज्योतिष है एक, भाई कोई महाराज यानी कि बात समझ में नहीं आवे तो महाराज बूझ करावा, मारवाड़ी में क्या बूझ करावा, तो ज्योतिष है कि ज्योतिष जी ने पूछना कि किन भाग में लिखियोड़ो राज्य बे बता दे, पान थोड़ो आइडियो जाए ठा पड़ जाए कि कौन राज कर सके। ऐस सगले ही मिलर गया किन पाटे, ज्योतिष पाटे। ज्योतिष देखिया टीपना टीका टीपना और देखिया सारा देखन के भाई यहाँ है कि थे आया तो सारा ही हो और थे सभी शासक बनना चाहो, लेकिन जो जोग बैठ रहा है या जो लिखा हुआ है जो मुझे दिख रहा है ज्योतिष विद्या के अनुसार कि राणा सांगार जोग है। जो कह दियो कि राणा सांगार जोग है और पृथ्वीराज भाई साहब एकदम तैस में आयो कि राणा सांगार मेरे ज्येष्ठ रहते, ये छोटा भाई कैसे बन सकता है, तुरंत तलवार निकाल के न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी से अभी खत्म कर देता हूं, फिर देखता हूं कैसे राजा बनेगा। सीधा करता है तलवार का वार और सांगार को भाई साहब देखियो पृथ्वीराज और यूं यूं तुम बचियो है, लेकिन तलवार के वार से तो बच गया, लेकिन तलवार के हुल जो है वो जाके आंख में लगी, आंख बुरी तरह होगी घायल, और वहां से जैसे तैसे बच के जो है राणा सांगा वहां से भाग निकला है। और फिर बाद में चाचा सारंग देवी ने पृथ्वीराज को भी शांत करता है और कहते हैं कि राणा सांगा की भी आंख का इलाज करवाता है, लेकिन तब तक आंख हो गई खराब और एक आंख राणा सांगा की वहीं फूट गई। अब राणा सांगा के 80 घाव युद्ध में तो लगे लेकिन पहले ही राजा बनने से पहले ही लगने लग गए। ठीक है, चलिए यहां की स्टोरी। फिर पृथ्वीराज को थोड़ा सा शांत किया, भैया शांत शांत, ये ज्योतिष रे कहने उनके हुए और भी देखो एक ज्योतिष कयो है और भी मार ध्यान में एक गांव है भीमल गांव की एक चारण समाज की एक ज्योतिषी है जिको बा है बाणे पूछ करावा वह मतलब सही बता दिया करे कि बाण बतायोड़ो गलत कौन वे कि उनके वहां चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं उनके वहां चलते हैं, लेकिन क्या राणा सांगा का अगर बता दिया मैं खत्म कर दूंगा। राणा सांगा के भाई बड़ो भाई है और राणा सांगा बेचारा उस समय इतना सक्षम भी नहीं था कि मेरे शासन चाहिए कौन, राणा सांगा पहले कहते मेरे शासन चाहिए कौन अन्न दे क्या नहीं पूछ करवा दे वहां पे चलो सब। तो वहां गए तो वो चारण समाज की जो महिला ज्योतिषी थी वो कहीं जंगल में गई हुई थी, उनकी कुटिया में जाकर देखा तो बैठने की जगह कोई ढंग की थी नहीं, अपनी अपनी जगह अपने हिसाब से देख कर बैठ गए। एक मोचो पड़ियो हो, ठीक है मोचो समझो ना खाट पलंग होता है, वो खाट पड़ी थी उसको बिछा कर जो है चाचा सारंगदेव और पृथ्वीराज उस पे बैठ गए। एक पास में चौकी बनी हुई थी उस पे जाकर जयमल बैठ गया। भाई सांगा जी ने जगह मिली कौन, सांगा जी को कोई जगह मिली नहीं तो कोई पुरानी सी किसी जानवर की शेर की खाल लटक रही थी, शेर की खाल लटक रही थी तो वहीं पे उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके और वहां पे सांगा बैठ गया। अब जैसे ही वो ज्योतिषी आती है कुटिया के अंदर और देखती है, देखते ही स्थिति समझ जाती है कि राजकुमार सारे आए हुए हैं, ये अपने उत्तराधिकार के लिए जानना चाहते हैं और स्थिति देखकर जो है वो समझ जाती है और तुरंत कहती है मुझे पता है कि आप ये जानना चाहते हो कि राजा कौन बनेगा और यहाँ की बैठने की स्थिति और ग्रह नक्षत्रों को देखकर मुझे जो पता चल रहा है जो शेर की खाल पर बैठा है वो राजा बनेगा। शेर की खाल पे कौन बैठा था, राणा सांगा। भाई साहब इतने में पृथ्वीराज जीव सुनियो है 500 बार करे जोरदार को और सांगा का बताते कि इसमें हाथ जो है वो घायल हो जाता है। सांगा वहां से बच्चे बचाते भागे भागता है बेचारा, अरे मारे राजकाज चीजें कौन मन तो जिंदगी छोड़ दो थे करो राजपाट मेरे कौन चीजें। सांगा वहां से निकलकर जो है भाग जाता है, ठीक है, और भागते 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 अजमेर की तरफ चला जाता है। वहां पे एक डकैत करमचंद, क्या नाम होता है करमचंद, सुनो स्टोरी मजा आए। ये फोटो जो दिख रहा है ना इसकी बात सॉरी करमचंद जो है करमचंद पवार वो मिलता है एक डकैत, ठीक है छीका क्या नारी करमचंद डकैत मिलता है। वो करमचंद जो है इसे आश्रय देकर राणा सांगा कहता है कि मैं कहीं से भटका हुआ राहगीर हूं, मुझे जो है शरण दे दीजिए, मैं आप लोगों की सेवा कर दूंगा ऐसे वैसे। तो करमचंद इसका इलाज भी करवाता है और अपने यहाँ रख लेता है कि चलिए कोई बात नहीं, ठीक है हमें डकैत है, डकैत को तो वैसे भी आदमियों की जरूरत होती है तो वो यहाँ पे रख लेता है। पीछे जो है अब पीछे की स्टोरी में देखो जयमल वैसे ही सलट लेता है और पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ क्या होता है, इनकी एक बहन होती है आनंदाबाई जिसका विवाह होता है सिरोही के जगमाल से। जगमाल आनंदाबाई को बहुत परेशान करता है। आनंदाबाई किसे कहेगी, अपने बड़े भाई को कहेगी, बड़े भाई को संदेश भिजवाती है कि वो मारा कुटा करायन हमजे कौन मन परेशान करायन यूं फलानियों ढिकनियों कई बोले मन मेरू सैन कौन वैन यूं यूं। तो पृथ्वीराज जी गए भाई पृथ्वीराज से डरते थे सब। पृथ्वीराज गया और जगमाल को धमकाया कि भैया देख जगमाल तेरे को याद दिला दूं कि ये आनंदाबाई है ना इसका भाई पृथ्वीराज है। और जगमाल ने यूं ही डरन डूब गो कि हाँ पृथ्वीराज है और पृथ्वीराज से मतलब सभी डरते थे
एक ही दिन में टोडा से टोंक की दूरी तय की थी, और कहते थे कि कुंभलगढ़ की जो 36 किलोमीटर दीवार थी ना, उसे बहुत फास्ट जो है एक ही दिन में भागकर पार कर लिया करता था, इसलिए उड़ना राजकुमार कहा जाता था। कहते कि तलवार भी बहुत तेज चलाता था, बहुत कुशल योद्धा था। तो वैसे ही जगमाल लड़ गया। जगमाल के भाई साहब कोई बात नहीं करूं परेशान, ठीक है, आज जिमो बढ़िया आराम। और जगमाल करी कूटनीति काम में ली। जगमाल ने क्या किया, जब ये वापस रवाना हो रहे थे पृथ्वीराज, तब इनको विषाक्त लड्डू पकड़ा दिए, विष वाले लड्डू पकड़ा दिए कि रास्ते में आपकी बहन ने दिए रास्ते में खाने के लिए। रास्ते में जैसे ही पृथ्वीराज उन लड्डुओं को खाता है, उसमें पिसा हुआ कांच वाला जहर था, और वहीं पे पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। अब जयमल चला गया, पृथ्वीराज चला गया, और इसी दरमियान किसी युद्ध में सारंगदेव भी मृत्यु हो जाती है। अब पीछे शासक कोई बचा नहीं योग्य, ठीक है, योग्य शासक बचा नहीं। अब सामंतों ने और जैसे तैसे जो है सांगा तक ये बात पहुंचाई। अब उधर सांगा के साथ क्या हुआ ये देखो। जब करमचंद के यहां था, सांगा जो है किसी कहीं डकैत बकैती डाल के और किसी बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। बरगद के पेड़ के नीचे से आपको पता है सूरज की किरणें जो है, पत्तों के बीच में से किरणें जो है छन छन के आती है। अब छन छन के किरणें आती है, वो इसके मुंह पे आ रही थी, तो पास में से कोई नाग आया निकल के, और जहां से धूप आ रही थी वहां पे अपना फन फैला के छाया करने लगा कि इसकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो। तब वहां से कोई शकुन शास्त्री निकल रहा था, उसने ये सीन देखा, और उसने जैसे ही ये सीन देखा उसको ये आभास हो गया कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा राजा बनेगा, शासक बनेगा, ठीक है। ये आभास होते ही इसने जो है सीधा जो डकैत करमचंद था उसको ये बात बताई कि ये व्यक्ति जो है ना, ये कौन है। तो क्या पता नहीं, ये तो भटका हुआ राहगीर है, यहाँ पे आया, मैंने तो शरण दी है। अरे भैया शरण नहीं दी, आने वाले समय का बहुत बड़ा राजा है, मैं शकुन शास्त्रियों में देखकर पता लगा सकता हूँ। भाई सांगा जो नींद में जागियो है, तो गले पे तलवार पाई है। सांगा डर गया एकदम, अरे यार पृथ्वीराज आ गया। यहाँ गले पे तलवार देखा कि करमचंद। क्या भाई जी यार थे शरण दी और थी, कि बता तू कौन है। कि मैं तो भटका हुआ राहगीर हूं। नहीं बता, सच बता, नहीं अभी तलवार से यही कलम करूँ। कि मैं मेवाड़ का राजकुमार हूं, वहां से इन परिस्थितियों के मस्त भाग के आया हूं। और ये फिर करमचंद कहता है अभी के अभी बोल, मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। सांगा के मौत से तो शादी बढ़िया, ठीक है, शादी करनी मंजूर। करमचंद की बेटी से इनकी शादी कर दी जाती है, और ये बाद में करमचंद इन्हें शासक बनने में भी मदद करता है। जितने में संदेश आता है कि वहां पे स्थिति ये हो गई, सांगा जी आइए। सांगा कहे मैं तो मरी कौन हूं, मेरे को बुलाकर और तुम मरवाओगे। वो पृथ्वीराज तो खुन्नस खाए बैठो, बता यूं ही आधी बात उन्हें नहीं तलवार चला दिया करे। कह रहे भैया कोई बचा नहीं पीछे राजा बनने के लिए, इनके साथ ऐसे ऐसे हो गया। तब जो है सांगा जाता है, और फिर सांगा का राज्याभिषेक होता है, और सांगा जो है शासक बन जाता है। इस तरीके से सांगा शासक बना है। ये उत्तराधिकारी संघर्ष है। अब ये क्या लिखवाऊं आपको, ये तो स्टोरी याद करनी है, ये तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार के नाम से जानते थे, ये बता दिया। पृथ्वीराज जयमल की असमय मृत्यु हो जाने के से सांगा शासक बनता है। अब ये एक लाइन है, लेकिन इसके पीछे इतनी भागवत थी। अगली बात समझ में, मैं हटू साइड में थे, ले लो स्क्रीनशॉट, लियो भाई। है इतिहास, ज्यों पढ़ो ज्यों आनंद पढ़ो तो देखो बढ़िया मजो आए, और आनंद नहीं पढ़ो तो की मजो कौन, ठीक है। चलिए पानी पी लूंगा, आराम हो, बस बताऊं आगे। देखो बायाना और खानवा के युद्ध भी करवाने आज तो। सांगा का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। संग्राम सिंह नाम था इसका वजह। देखो जन्म हुआ है 1482, ठीक है, मृत्यु होती है 1528, 30 जनवरी 1528, ठीक है। पिता रायमल, माता रतन कंवर, ठीक है। राज्याभिषेक 1509 से 1527 तक जो है राजा रहा था। समकालीन सल्तनत शासक, एक तो सिकंदर लोदी दोनों के साथ में लगाऊंगा, ठीक है, और एक इब्राहिम, ध्यान रखना, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी वंश के थे। इसके बाद में मुगल शासक आ गए, तो समकालीन मुगल शासक तो बाबर, ठीक है ना। ये संक्षिप्त परिचय है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो सल्तनत के शासकों के साथ में जो संघर्ष किया है उसमें आपको पढ़ने हैं बाड़ी का युद्ध, अपने खातोली का युद्ध और गागरोन का युद्ध, ठीक है। ये अपने मुगलों के अलावा पढ़ने हैं। मुगलों के साथ में जो युद्ध किए उनमें बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन जो है
ये पढ़ लेते हैं। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी था। भाई बाबर का आक्रमण हुआ तब भी दिल्ली का शासक तो इब्राहिम लोदी था ना। पानीपत का युद्ध, खातौली का जो युद्ध है वो 1517 ईस्वी के अंदर इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच लड़ा गया। ठीक है, खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और सांगा, ठीक है ना। इस युद्ध में सांगा का एक हाथ और एक पैर कटा। ये सांगा का रक्षात्मक युद्ध था, बचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये जो है गागरोन का, ये तीसरे नंबर पे हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर का ये बाडी वाला है, बाडी धौलपुर का युद्ध 1518 के अंदर। ठीक है, इब्राहिम लोदी अपने सेनापति मियां माखन और मियां हुसैन के नेतृत्व में और सांगा के मध्य सांगा इसमें जीतता। शॉर्ट में याद रखना है, ज्यादा नहीं उलझना। ठीक है, मियां माखन और मियां हुसैन, सांगा इसमें जीत जाता है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है तीसरे नंबर पर गागरोन का, ये सन इसको कर देना 1519। ठीक है, 17, 18, 19, ये तीसरे नंबर पे ध्यान रखना। चंदेरी के मेदिनी राय के कहने पर राणा सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। यह सांगा का पहला आक्रामक युद्ध था। इसमें सांगा ने महमूद के पुत्र आसफ खां की हत्या कर दी और सुल्तान को 3 महीने के लिए बंदी बनाया। वैसे आपको याद क्या रखना है, इनमें स्पेशल चीज है, वो है आपको याद रखना है कब्जी। हमेशा मैं इस चीज को पढ़ाता हूं, ऐसे याद कराता हूं कि इसका क्रम याद रखना है ना। क्यों? देखो मैंने एक बार बताया कि अपने केजीएफ केजीएफ क्या थी, गोल्ड माइन से थी। लेकिन गोल्ड माइन से अपन को याद ही नहीं होती, अपने काम की नहीं। अपन को पता है अपने कभी गोल्ड माइन से आ ही नहीं सकती, अपन लाना लाखा थोड़ी है ना। तो अपने जो है जावर में भी जैसे उसके तांबे चांदी की आ गई, अपने गोल्ड माइन से नहीं आ सकती। अपने तो समस्या आम आदमी है, अपन तो आम पब्लिक है, अपने समस्या सिर्फ कब्जी की हो सकती है। केजीएफ तो भवा ही नहीं मिले अपन। ठीक है, तो अपने को क्या याद रखना है, कब्जी। देखो के से खातौली, बी से बाडी और जी से गागरोन। ठीक है, ये क्रम है इनका। और याद क्या रखना है, सन के अंदर 17, 18 और 19, सबके आगे ये तो लगाना ही है आपको 1500 तो। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर मेन युद्ध बताता हूं, इनमें से तो सवाल कम बनते हैं, जिसमें से बनेंगे वो मैं बताता हूं। आओ आगे, हम आई मैन बिंगू पहला जो है राणा सांगा की उपाधियां देख लेते हैं अपन कौन कौन सी है। एक तो हिंदूपत कहा जाता था इन्हें, सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था, बहुत सारे युद्ध लड़े। कहते कि अपने जो राज्यकाल में पूरे युद्ध ही युद्ध लड़े, इन्होंने इन्हें स्थापत्य की तरफ कम ध्यान दिया। ठीक है, और सिपाही का अंश अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था। यह कहा जाता है कि इनके शरीर पर जो है 80 घाव थे। कितने? 80 घाव थे। युद्ध इतने लड़े, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, फिर भी युद्ध लड़े हैं। और घाव तो मतलब कोई शरीर देख ले तो डर जाए, इतने घाव थे शरीर पे। राणा सांगा का समकालीन मुगल शासक बाबर था। राणा सांगा द्वारा मुगलों के साथ लड़े गए युद्ध में बयाना और खानवा के युद्ध प्रमुख हैं। बयाना का पहले है, खानवा का बाद में। कैसे कैसे याद रखोगे? एबीसीडी याद रख लेना, बी पहले आएगा, के बाद में आएगा। तो बयाना का पहले है, ठीक है, 1 नंबर पे, और दूसरा खानवा का है। बयाना का युद्ध जो है ये राणा सांगा की, ये कह सकते हो कि अंतिम विजय थी। इसके बाद में खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं। जब तारीख याद रखनी पड़े तो देखो 16 याद रखोगे ना, फिर 16 पहले ही है तो खानवा बाद में, तो +1 कर देना। ठीक है, 16 2, फिर ये खानवा बाद में तो +1 कर दोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, +1 कर दोगे तो 17 आया, +1 कर दोगे तो 3 आ जाएगा। 1527 दोनों में याद रखना है। इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल हाव हो रो याद रखना। खानवा के युद्ध से पहले जो युद्ध हुआ वो बयाना का युद्ध हुआ। यहां पे मेहंदी ख्वाजा किसकी तरफ से? बाबर की तरफ से। मेहंदी ख्वाजा जो है यहाँ का रक्षक था। यहाँ बयाना के दुर्ग पे पहले आक्रमण करके इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, फिर सांगा ने आक्रमण करके वापस छुड़ा दिया और इतना खतरनाक प्रहार किया है बयाना के युद्ध में इन राजपूत सैनिकों ने, राणा सांगा के सैनिकों ने, कि मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। छक्के क्या छुड़ाए, मतलब धूजनी छुटा दी। और ये डरते पड़ते गिरते जैसे तैसे जो है यहां से जान बचा के भागे हैं। इतना खतरनाक भीषण प्रहार था। और यहाँ पे जो है ये भीषण प्रहार का प्रभाव यहाँ पे भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ खानवा के युद्ध के अंदर जब सैनिक यहां से बयाना से पहुंचते हैं तो इन्होंने कहा कि भाई साहब क्यों भी युद्ध लड़ लो पर राजपूत सैनिकों नहीं लड़नो। धके की देखे कौन है, मतलब गाजरपुर मूली तो भी लोग आराम नेचे काटे है, तो मिनका नहीं काटे कि गाजर मूली भिग्या भी तोड़ा। और मतलब प्रभाव पड़ी खानवा में बताऊं था। उससे पहले देखो खानवा के युद्ध के कारण क्या क्या रहे होंगे। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण किसी भी युद्ध का रहता है वो शासकों का महत्वाकांक्षी होना और साम्राज्यवादी विस्तार होना, कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना है।
बाकी सारे जो है उसके पीछे है, सबसे मुख्य कारण यही रहता है। फिर इसके अलावा बाबर का राणा सांगा पर पानीपत के युद्ध में सहायता न करने का आरोप लगाना। बाबर ने कहा कि मुझे राणा सांगा ने बुलाया और सहायता नहीं की। राणा सांगा ने कहा मैंने इसको बुलाया ही नहीं, मैं सहायता क्यों करूं। एक दूसरे पे आक्षेप लगाए, ये भी कारण रहा। मेवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्य का दिल्ली के पास होना बाबर स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपने अधीन में लाना चाहता था। ये भी मेवाड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व भी था कि गुजरात वगैरह जाने के रास्ते मेवाड़ के जरिए होकर जाते थे, तो इसे जीतना जरूरी था। तो ये कुछ कारण रहे हैं इस युद्ध के। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ा खानवा का युद्ध पढ़ा देता हूं आपको। भाई 1527 के अंदर हुआ है, ये तो याद रखना ही रखना है। ठीक है भैया, चलो खानवा का युद्ध लड़ा ही देते हैं। खानवा के युद्ध से पहले भयाना का हो गया, अब खानवा का होगा। 1 महीने भर का ही अंतर है, आप लोग देख चुके। अब देखो खानवा के युद्ध से पहले देखा भाई राणा सांगा ने भी कि अब सल्तनत की सेना आ रही है, तो अपने को भी जो है पूरा जोर लगाना है। तो पाती पेरवण के तहत, पाती पेरवण एक प्रथा है, पाती पेरवण के तहत इसने राणा सांगा ने अपने आप को हिंदू शासक सम्राट घोषित किया और कहा मेरे इस छत्र के नीचे आप सभी को इस हिंदुत्व को बचाने के लिए लड़ना है। तो सभी जो है पूरे राजस्थान के लगभग जो शासक थे उन सब ने जो है राणा सांगा को अपना समर्थन दिया और अपनी अपनी सेना लेकर आकर जुटे हैं। उनमें कौन कौन थे ये पूछा जाता है पाती पेरवण के तहत। ठीक है, तो उनमें जो जो शामिल थे वो एक बार देख लो, ये पूछा जा सकता है। देखो हसन खां मेवाती, इसने जो है नेतृत्व किया है। ठीक है, मेवात का था हसन खां मेवाती। महमूद लोदी, मारवाड़ का राव गांगा, राव गांगा ने भेजा मालदेव। बीकानेर का राव जैतसी और कल्याण। आमेर का पृथ्वीराज कछवा। ईडर का भारमल। रायसीन का सलेदी तंवर, इसने गद्दारी की। सिरोही का अखेराज। चंदेरी का मैदिनी राय। सलूमर का रतन सिंह। सादड़ी का झाला अज्जा और जगनेर का अशोक परमार, जिसे बाद में बिजोलिया की जागीर मिली थी। ठीक है, इन सब ने जो है साथ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार प्रश्न बना है कि निम्न में से कौन जो है राणा सांगा के साथ में खानवा के युद्ध का हिस्सेदार नहीं था या हिस्सा नहीं लिया, इस तरीके से प्रश्न बनता है। ठीक है, 2-4 बार पढ़ना याद हो जाएगा। अब देखो स्थिति क्या हुई। बयाना के युद्ध पे आओ, वापस याद करो। बयाना का युद्ध भीषण प्रहार, गाजरमूली से भी खतरनाक तरीके से काटा। वहां के सैनिक आते हैं यहां जो है बाबर जो है हुमायूं को भी बुलाता है और आसपास से शक्ति जुटाने की प्रयास करता है। जितने में बयाना के सैनिक आते हैं, भाई साहब मैं तो युद्ध कौन लड़ा। बाबर के क्यों रे, बाबर साहब आपको युद्ध लड़ने जाना है तो जाओ, हमें तो गाजर मूली की तरह वो काट देंगे। वो सैनिक तो भाई साहब देखते नहीं है आगे के, कोई युद्ध के भी कोई नियम होते, तरीके होते हैं, ये कोई तरीका है क्या। बाबर के की कौन, मैं हाथे हूं ना। अरे तू हाथे है तो क्या, मैं तो हम तो हमारी जान बचाएंगे। बाबर के भैया कोई बात नहीं, अपन लड़ेंगे और जीतेंगे। जितने में एक ज्योतिष हो आन साइड और मुगलर साइड हो मोहम्मद शरीफ कह दियो के मंगल का तारा जो है पश्चिम में है, पूर्व से लड़ने वाले हारेंगे, यानी कि मुगल हारेंगे। पूर्व से लड़ने वाले हारेंगे, पश्चिम से लड़ने वाले जीते। और भाई साहब बाबर का सैनिकों हम तो नहीं, हमको तो जाना ही नहीं, हम तो आगे। इन्होंने जो है आके दूसरे सैनिक आए थे, अफवाह फैला दी, सभी के अंदर डर बैठ गया कि हम तो नहीं लड़ेंगे। बाबर कहता है कि आप मेरे शराब पीने से बहुत परेशान रहते हो, मैं ये शराब के प्याले तोड़ता हूं, मैं आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा, आप मेरा युद्ध में साथ दो। सैनिक क्या है, बावड़ो हो गए, तू शराब पिए या नहीं पिए, अगर मैं मर जावा तो देखने वाला कौन, परेशान के करे, मैं तो कौन जावा, हमको मरना थोड़ी है डायरेक्ट ही, ये तो सामने जिंदा मौत खड़ी है, हम नहीं लड़ेंगे। बाबर के मैं मुसलमानों पे लगने वाला तमगा कर हटा दूंगा। भैया कर हटाओ या की भी हटाओ, जान है तो जहान है, हमारी जान बचेगी तो कर देंगे, नहीं बचेगी तो क्या देंगे, हमें तो नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। बाबर ने सब तरीके से मना कर देख लिया। चांदी का सिक्का दूंगा सभी को, अरे क्या करेंगे वो सिक्का जब हमारी जान ही नहीं बचेगी। पीछे किसने देखा बीमा पॉलिसी का क्लेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, किसने देखा। ये बीमा पॉलिसियां तो सिर्फ जीते हैं तब तक हमको ध्यान है कि है, लारे कौन देखे कि मिली कि नहीं मिली। ठीक है, अरे बीमा पॉलिसी वालों का दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, तो ऐसी मतलब एक बता रहा हूं, ध्यान पड़ियो। कल कोई बीमा वालों दोस्त ही फोन कर रहे, गुरु जी आपने ये कहा। चलिए ये बात है। तो फिर बाद में अब बाबर ने देखा कि अपने पास में तो कोई विकल्प ही नहीं बचा, ये सेना तो जोश ही नहीं आ रहा इनके अंदर, ये तो ठंडा पड़ गया यूं ही। ठीक है, छींक आवे बीच में रुकी लो इनमें भी। चलिए अब क्या हुआ आगे, लास्ट अंतिम
हथियार जो था वो था जिहाद घोषित करना। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का दर्जा दिया, जिहाद घोषित कर दिया। और जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या मतलब होता है? धर्म युद्ध। कुरान की शपथ दिलवाई कि ये जिहाद है, मैं इसे जिहाद घोषित करता हूं, ये धर्म युद्ध है और धर्म विरोधियों के खिलाफ जो है हमें या तो जीतना है या मरना है। और जैसे ही धर्म युद्ध या जिहाद घोषित किया है तो जो बिखरी हुई सेना थी मुगलों की, उनमें जोश आ गया और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब तो या तो जीतना है या मरना है, ये धर्म युद्ध है। ठीक है, तो यहां से फिर जो है ये लड़ने के लिए तैयार हो गए और फिर आते हैं लड़ते हैं। अब लड़ते लड़ते भी इन्होंने क्या है, बाबर के जीतने के पीछे एक तो सबसे बड़ा जो कारण था जीतने के पीछे वो था तोप खाना और दूसरा था तुलुगमा पद्धति। ये दो चीजें नहीं होती तो ये नहीं जीतते। ठीक है, तोप खाना और तुलुगमा पद्धति। बाकी अपने राणा सांगा के पास में सेना ज्यादा थी लेकिन वो परंपरागत तरीके से लड़े हैं। ये लड़े हैं, इनके पास में हाथी ज्यादा थे, इनके पास में घोड़े ज्यादा थे। बाबर के पास में घोड़े तीव्र प्रहार कर सकते हैं, ठीक है, तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, हाथी धीरे धीरे चलेंगे। अब इनके बीच में जो संघर्ष होता है बहुत भीषण संघर्ष होता है। पहले राजपूती सेना का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन जब तुलुगमा पद्धति अस्तित्व में आती है, तुलुगमा पद्धति क्या होता है कि तीन तरफ से तो सेना घेरती है और एक रिजर्व सेना रहती है कि जब युद्ध लड़ते लड़ते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पे दोनों सेना थकी हुई होती है, तो रिजर्व सेना जो होती है, जो बैठी होती है, वो वार करती है और बहुत भीषण वार होता है जिसे विपक्षी सेना झेल नहीं पाती। ये होती है तुलुगमा पद्धति। ठीक है, और इनमें जो है इनके तोप खाने थे, उनको भी जो है उससे जंजीर से और बांध कर प्रयोग किया गया जिससे तोपें ज्यादा पीछे नहीं जाती। और बहुत सारी इसने टेक्निक काम में ली इसने, तो तोप खाना था इससे, और मतलब बंदूकों का प्रयोग, और इनसे जो है मुगल हावी हुए और खानवा के युद्ध को जो है मुगलों ने जीत लिया। ठीक है, यहां से जीता है। देखो इसमें क्या है, प्रथम प्रहार राजपूतों का भारी रहा लेकिन बाद में बंदूकों और तोपखानों के आगे राजपूतों के पैर उखड़ने लगे। सांगा के घायल होने पर फिर एक बीच में सांगा भी घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, आंख में तीर लगता है, मूर्छित हो जाता है। फिर घायल होने पर सिरोही का अखेराज जो है वो इन्हें यहां से बाहर निकालता है और झाला अज्जा इनके राजकीय चिन्ह धारण करके और फिर लड़ता है, वीरगति को भी प्राप्त हो जाता है। तो राजकीय चिन्ह धारण करके ये लड़ा और इन्हें जो है जैसे तैसे करके युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया। बाहर निकाल के फिर बाद में भी इनको जब होश आया है, राणा सांगा को कंडीशन बिल्कुल खराब थी, अपन ये युद्ध हार चुके थे, फिर भी राणा सांगा कहता है मैं युद्ध लड़ूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा। कंडीशन बिल्कुल ही नहीं थी, युद्ध लड़ूंगा का जिद बना के बैठा था जो मेवाड़ राज्य के हित में नहीं था। तो कुछ सामंतों ने सलाह मशविरा करके राणा सांगा को जहर दे दिया कि भाई इससे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता और भी मेवाड़ की कभी उठ नहीं पाएंगे हम, स्थिति खराब हो जाएगी। तो इन्होंने जहर दे दिया। ठीक है, कालपी के अंदर। अब बताता हूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये खानवा युद्ध की स्टोरी थी। चलिए, कहां गए शक्तिमान जी, ये रहे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर इसके बाद में जो है राणा सांगा की बसवा के अंदर मृत्यु होती है, कालपी में इनको विष दिया गया है। फिर ध्यान रखना, राणा सांगा का अब फैक्चुअल चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, राणा सांगा का स्मारक कहां है? बसवा दौसा के अंदर। राणा सांगा को सामंतों ने विष कहां दिया? कालपी के अंदर। ठीक है, राणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ के अंदर, और राणा सांगा का अंतिम संस्कार हुआ वही छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ के अंदर। ये जो देख पा रहे हो आप, राणा सांगा का चबूतरा, राणा सांगा का स्मारक। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये है फैक्ट वाली चीजें। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार पूछा था कि राणा सांगा की मृत्यु जो है वो कब हुई, तो उसमें क्या तारीख पूछ ली। तो तारीख पूछे ना मृत्यु की, तो आप ये ध्यान रखना 30 जनवरी 1528 को जो है इनकी मृत्यु होती है। एक बार तारीख पूछी हूबहू, तो यहां पे तारीख पूछे तब आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए भैया, इसी के साथ अपनी ये क्लास पे राणा सांगा को अपने राजा बनाया, उसके बाद में युद्ध लड़ाए और युद्ध लड़ा के जो है अंतिम संस्कार और स्मारक, छतरी वगैरह सब बनाकर इस क्लास को समाप्त किया है। अभ्यास साथ साथ करते रहना और नियमितता की कोशिश करना। हम भी देखो रोज कोशिश करते हैं कि नियमित रहे, आपको भी करनी पड़ेगी भाई। हमें भी तो शादी ब्याह में बुलाते हैं ना, अभी भी मैं शादी में जाकर आया हूं, एक जगह शादी में जाकर आकर क्लास रिकॉर्ड करके और अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब आप लोग कितने समर्पित हैं वो तो वक्त बताएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।